नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि भारत के 10 बड़े बड़े सरकारी बैंक जो सालों से हमारे आसपास थे, वो अचानक एक दिन कहां चले गए? आज हम भारत के बैंकिंग सिस्टम में हुए इसी बहुत बड़े बदलाव की पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 2020 में, एक ऐसी घटना जिसने देश के पूरे बैंकिंग नक्शे को ही बदल कर रख दिया। असल में ये बैंक कहीं गायब नहीं हुए थे, ये तो एक बहुत बड़ा मर्जर था, मतलब एकीकरण। ये एक सोचा समझा कदम था जिसके तहत कई बैंकों को मिलाकर कुछ बड़े और बहुत ज्यादा मजबूत बैंक बनाए गए। और ये मर्जर कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़े स्केल पर हुआ था। यहां देखिए कैसे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों ने दूसरे बैंकों को अपने साथ मिला लिया और भी बड़े फाइनेंशियल पावर हाउस बन गए। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स बैंकिंग सिस्टम को चलाता कौन है? इसकी पूरी बागडोर है देश के सेंट्रल बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के हाथ में। अक्सर लोगों को लगता है कि आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली काम तो पूरी अर्थव्यवस्था को सही दिशा देना है, ताकि महंगाई काबू में रहे, नौकरियां बने और देश का विकास हो। अच्छा, तो आरबीआई अपने इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कैसे करता है? मतलब उसके पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनसे वो पूरी इकोनॉमी को मैनेज करता है? देखिए, आरबीआई के पास मोटे तौर पर दो तरह के हथियार होते हैं। एक वो जो पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, और दूसरे वो जो ये तय करते हैं कि पैसा किस खास सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। रेपो रेट को ऐसे समझिए, ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बाकी सारे बैंकों को कर्ज देता है। जब बैंकों को अपने सबसे बड़े बॉस यानी आरबीआई से लोन लेना होता है तो ये रेट काम आता है। अब आता है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये बड़ा दिलचस्प है। ये वो पैसा है जो हर बैंक को अपनी टोटल जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। और मजे की बात यह है कि बैंक इस पैसे को किसी को लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीआरआर के अलावा एक और सेफ्टी नेट है जिसे एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इससे यह पक्का होता है कि बैंकों के पास हमेशा कैश या सरकारी बॉन्ड जैसी सेफ संपत्ति मौजूद रहे, ताकि अगर अचानक ज्यादा लोग पैसा निकालने आ जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। आरबीआई के पास कुछ और भी तरीके हैं। वो बैंकों से बातचीत करके, उन्हें समझा बुझाकर या फिर कुछ नियम बनाकर ये तय करता है कि बैंक अपना पैसा कहां और कैसे लोन में दे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में बैंकिंग का मकसद सिर्फ बिजनेस करना या पैसा कमाना नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक और विकास का लक्ष्य भी है, खासकर देश के ग्रामीण इलाकों के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी हर किसी तक बैंकिंग पहुंचाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि देश का एक जरूरी मकसद है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए कुछ खास तरह के बैंक्स बनाए गए जो वहां पहुंच सकें जहां बड़े शहरी बैंक नहीं पहुंच पाते। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए एक खास तारीख चुनी गई। 2 अक्टूबर 1975 को देश के पहले रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज बनाए गए, ताकि गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जा सकें। अब देखिए, इन आरआरबीज का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो काफी अनोखा है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोई एक बड़ा नेशनल बैंक, तीनों की हिस्सेदारी होती है। इससे ये तय होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी भी रहे और लोकल जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। तो आरआरबीज तो थे, लेकिन ग्रामीण और खेती किसानी की जरूरतों को और बढ़ावा देने के लिए एक और बड़े खिलाड़ी को मैदान में उतारा गया, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का बनना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसकी एक पूरी कहानी है। एक एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश से इसकी शुरुआत हुई, फिर संसद में कानून पास हुआ और आखिरकार 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। तो कुल मिलाकर भारत का बैंकिंग सिस्टम एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। बैंक बड़े और मजबूत हो रहे हैं, आरबीआई उन्हें सटीकता से कंट्रोल कर रहा है और कोशिश ये है कि विकास की दौड़ में कोई भी पीछे ना छूटे। पर इन सब के बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम आने वाले कल की चुनौतियों के लिए वाकई तैयार है?